हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर उसको डिस्कस करने वाला हूं। और ये फिजिक्स के इनिशिएटिव टॉपिक में आता है। आप यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद इसको ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है ना। और आइए इससे हम लोग जुड़ते हैं। स्केलर एंड वेक्टर एक ऐसा एक्सरसाइज है जो अमूमन फिजिक्स में जितने भी चैप्टर आप स्टडी करेंगे उस सारे चैप्टर में कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ आएगा, ठीक है ना। तो उसका स्टडी करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट जब आते हैं तो बेसिक रूप से एडिशन ऑफ वेक्टर हो या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हो या सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो, उसके बिहेवियर को जब तक हम लोग स्टडी नहीं करेंगे तो स्केलर एंड वेक्टर और सारे टॉपिक्स जो भी आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड उसको समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्केलर एंड वेक्टर इज़ द इनिशिएटिव टॉपिक ऑफ द फिजिक्स, इसलिए इसको आपको पढ़ना है क्योंकि सारे टॉपिक अल्टीमेटली स्केलर एंड वेक्टर से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट गाइडेड होते हैं, इसलिए उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए हम लोग जुड़ते हैं स्केलर एंड वेक्टर से। स्केलर और वेक्टर में बेसिक रूप से हम लोगों को जो समझना है कि उसका मीनिंग जो है वो क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ एक चीज़ हम आपको समझाएंगे। जैसे आप यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि आप किसको बोलते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी वहाँ जो था वो मेजरमेंट के ग्राउंड पर डिफाइंड किया गया था। कहा गया था कि मेजरमेंट अगर किसी चीज़ को हम लोग करें, कोई क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट आप करना चाहते हैं, उसके ग्राउंड पर फिजिकल क्वांटिटी का वहाँ डेफिनेशन था कि वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर्ड कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। बट यहाँ सिम्टम कुछ और है। यहाँ बेस जो है वो स्केलर एंड वेक्टर है। स्केलर हम तुरंत हिंदी पर भी आएंगे इसका, हालांकि हिंदी से हम लोगों के चैनल को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डेफिनेशन बताते समय आपको थोड़ा सा हिंदी से जुड़ना होगा ताकि एक्चुअल जो व्यू है उसका वो निकल के आपके सामने आए, ठीक है ना। तो स्केलर का अदिश कहते हैं, वेक्टर को आप सदिश कहते हैं, है ना। तो ये आप देखेंगे कि ये डायरेक्शन के बेसिस पर ये दोनों नाम है। तो डायरेक्शन जिसके पास है वो वेक्टर के फैमिली में आ गया, जिसके पास नहीं है वो स्केलर। एक बेसिक आप कह सकते हैं कि दोनों में ये डिफरेंस है, लेकिन यही एक डिफरेंस नहीं है, और भी है जो दोनों को आइसोलेट करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल ये समझना है हमको कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ हम लिखने जा रहे हैं वो किसके बेस पर है, डायरेक्शन के बेस पर। यूनिट एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी किसके बेस पर थे, मेजरमेंट के बेस पर। अभी जो है वो डायरेक्शन के बेस पर है। वो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ हम थोड़ा लिख देते हैं आपको। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ हम थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर दे। लिखे हैं फिजिकल क्वांटिटी में हम कहें स्केलर वेक्टर जो है ये कैटेगरी है। तो स्केलर वेक्टर से पहले वो जानना होगा कि ये किस कैटेगरी, इसका हेड ऑफ फैमिली कौन है, ठीक है ना, इसका हेड ऑफ टर्म्स कौन है। तो इसका हेड ऑफ टर्म, एक कैटेगरी है दोनों, इसका हेड ऑफ टर्म है फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी कोई कहे क्या है, कहेंगे वैसा क्वांटिटी, ए क्वांटिटी विच फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स। किसको फॉलो करे बुआ, लॉ ऑफ फिजिक्स को। उस तरह के क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। हालांकि यूनिट एंड मेजरमेंट में इसी को बताया गया था कि मेजरमेंट को जो फॉलो करता है, जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी। बट वहाँ जो बेस था वो मेजरमेंट था, यहाँ जो बेस है वो आपका लॉ ऑफ फिजिक्स है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि लॉ ऑफ फिजिक्स क्या है। तो जितने नेचुरल लॉ हैं जो आप जानते हैं वो सब लॉ ऑफ फिजिक्स है। जैसे कि आप किसी भी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते हैं तो ग्राउंड के तरफ कैरी करता है, वो लॉ ऑफ फिजिक्स है। बारिश होना, धूप होना, ठीक है ना, ग्रेविटेशन के जितने लॉ हैं, करंट के जितने लॉ हैं, मैग्नेट के जितने लॉ हैं, ये सब नेचुरल लॉ जो भी हैं वो सारे के सारे लॉ ऑफ फिजिक्स हैं। तो जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करे, यदि वो फिजिकल क्वांटिटी है दैट मीन्स उसको फिजिक्स के लॉ को फॉलो करना ही है, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिजिक्स के लॉ को फॉलो करे वो फिजिकल क्वांटिटी।
अब यहाँ जो मेन बेस है वो ये, तो यहाँ जो मेन बेस है वो ये है कि फिजिकल क्वांटिटी जो हुए वो कितने टाइप के हुए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग स्केलर वेक्टर के तरफ जुड़ते हैं। तो बेसिकली फिजिक्स में जो इसका आइसोलेशन किया गया, जो कैटेगराइज किया गया, वो कैटेगरी यहाँ पर हम आपको बताते हैं। पहला इसका जो कैटेगरी बना, जो आप ऊपर देख रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी, है ना। दूसरा जो कैटेगरी बना उसको आप नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और तीसरा जो कैटेगरी बना उसका नाम देते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो ये 3 नाम है। ऐसे टॉपिक को हम लोग केवल स्केलर एंड वेक्टर के नाम से ही जानते हैं। टॉपिक को आप स्केलर एंड वेक्टर के नाम से जानते हैं, लेकिन नाम यहाँ कितने हुए? 3, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। तो जहाँ 2 टाइप होते हैं नेचुरल, जहाँ 2 टाइप होते हैं, तीसरा टाइप आपको अपने आप बन जाता है जब दोनों को आप मिक्सिंग कर देते हैं। जैसे आप दाल एक टाइप हुआ, चावल एक टाइप हुआ, दाल और चावल को मिक्स करेंगे तो आप उसको खिचड़ी कहते हैं। तो मतलब ये हो गया कि वो जहाँ 2 टाइप क्रिएटिव हुआ है तो तीसरा टाइप आप मिक्सिंग करके बना सकते हैं। देखिए नेचर में भी है, जैसे ऊपर वाले ने मेल और फीमेल बनाया, लेकिन आप देखते हैं मेल और फीमेल भी एक कैरेक्टर में दोनों आ जाते हैं, तो उसको आप थर्ड जेंडर या नपुंसक जो भी आप कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये समझ लें कि फिजिकल क्वांटिटी का 3 टाइप है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर। यही स्केलर और वेक्टर जब दोनों कैरेक्टर से बाहर कोई फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है इस दोनों कैरेक्टर को, तब वो टेंसर कहलाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस स्केलर क्या है, उसके बाद वेक्टर क्या है। ये डेफिनेशन का आप समझ सकते हैं कि ये जो लेक्चर वीडियो तैयार हो रहा है इसमें मेन फोकस हमारा है कि डेफिनेशन क्लियर हो जाए आपको स्केलर एंड वेक्टर। तो अब हम लोग जुड़ते हैं स्केलर के लिए भी और वेक्टर के लिए भी। अब यहाँ एक डिस्कशन टर्म्स का करते हैं जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड। अब थोड़ा सा इसको हम हिंदी में आपको बता दें, मैग्नीट्यूड, है ना। इसको हिंदी में आप कहते हैं परिमाण। ये ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लिख भी दिए हैं परिमाण, हालांकि उस पर कोई हमारा फोकस नहीं होगा। मैग्नीट्यूड बेसिक मतलब इसका समझना है। मैग्नीट्यूड कहते किसको है, परिमाण कहते किसको। तो सेंस आप जनरेट करिए। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, चीज़ कहने से बढ़िया आप फिजिकल क्वांटिटी बोले। साइंस का ये एक टर्म्स है और उसको चीज़ हम लोग कहते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, है ना। प्रैक्टिकली हम लोग कोई कि ये फलाना चीज़ है, ठीक है ना। साइंस में उसको फिजिकल क्वांटिटी, खासकर फिजिक्स में। तो अब अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो वो फिजिकल क्वांटिटी के पास कोई आप फिजिकल क्वांटिटी ले लो, हम लोग भी खुद फिजिकल क्वांटिटी हैं। एवरी टाइप्स ऑफ आप कह सकते हैं जानवर हैं, कोई भी है, बल्ब है, वायर है, ठीक है ना, पोल है, रोड है, ट्रक है, बस है, सब फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो पेड़ पौधा जो भी हो गए, तो आप जिनको आप देखते हैं उनके पास कुछ न कुछ लेंथ के वैल्यूज़ होते हैं, हाइट के वैल्यूज़ होते हैं, टाइम के वैल्यूज़ होते हैं। मतलब ये है कि कोई फिज़िकल क्वांटिटी कुछ न कुछ जो फिज़िकल क्वांटिटी के मेरिट्स हैं, जिसके आधार पर फिज़िकल क्वांटिटी को डिफाइंड किया जाता है, उसको वो रखते हैं। तो एक उसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदें, कोई फिज़िकल क्वांटिटी खरीदें, तो उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू है। जैसे आपका लेंथ हम कह दिए कि आपका लेंथ जो है अगर वो 5 फीट का है, 5 फीट, है ना, तो ये जो 5 है, ये मैग्नीट्यूड का काम करेगा। किसका? मैग्नीट्यूड का। और फीट जो है ये यूनिट का काम करेगा, ठीक है ना। उसको मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। तो ये मैग्नीट्यूड जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू, एन भी कह देते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू, है ना। और वो यूनिट, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट मिल के
जो वैल्यू हम लोगों को देते हैं उसी वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गया कि आपके पास बहुत सारा मैग्नीट्यूड है। आपका लेंथ का मैग्नीट्यूड है, आपके हाइट का मैग्नीट्यूड है, आपके सुंदरता का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, कि आप दिखते कैसा है उसको भी आप। तो मतलब ये है कि हर चीज़ का मैग्नीट्यूड है। बल्ब खरीदते हैं तब भी हम लोग पूछते हैं कि भाई ये कितना वोल्टेज का है। वोल्टेज उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, कि हाई वोल्टेज होगा तो ज़्यादा लाइट देगा, कम वोल्टेज का होगा कम लाइट देगा। तो ये मैग्नीट्यूड को पहचानने का तरीका है। मैग्नीट्यूड मतलब उसका न्यूमेरिक वैल्यू विथ यूनिट जो भी आपके पास हो वो कहलाएगा क्या, मैग्नीट्यूड। तो नेचर में जो भी चीज़ है उसके पास लेंथ, मास और टाइम, और लेंथ होगा तो लेंथ का कुछ ना कुछ यूनिट होगा, लेंथ यूनिट को मिला देंगे मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत, आपके पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड अगर वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी में ये जो 20 है ना, ये 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये 20 या 20 किलोमीटर पर आवर जो भी आप रखते हैं, तो ये 20 जो है ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, और ये एक न्यूमेरिक वैल्यू हुआ, है ना, और मीटर पर सेकेंड जो हुआ वो यूनिट हुआ। तो मतलब ये साफ हो गया कि न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट के साथ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो एकदम क्लियर रहिए, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप मैग्नीट्यूड पर बहस कर रहे हैं, आप टॉपिक दिए हैं स्केलर एंड वेक्टर। तो दोस्त उसी पर आते हैं। देखिए इसीलिए हम कह रहे थे कि अगर आप स्केलर की बात करें, स्केलर की बात करें, यहाँ इसके डिटेल्स पर भी हम लोग जाएंगे। स्केलर, अगर हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर, तो थोड़ा सा आपको हम यहाँ बता दें कि स्केलर को इन हिंदी क्या कहा जाता है, अदिश। देखिए अदिश। और वेक्टर को इन हिंदी कहा जाता है सदिश। और हिंदी में एक बड़ा, हिंदी का जो ग्रामर है, व्याकरण जिसको कहते हैं, उसमें आपको विच्छेद बताया जाता होगा, और वो कहा जाता होगा कि जब अदिश को आप अलग अलग करेंगे तो ये आएगा अ जोड़ दिश, और इसको करेंगे तो ये आएगा स जोड़ दिश। अब थोड़ा स्पष्ट कर दें कि स अकेले आ जाए, अ अकेले आ जाए, इसका मीनिंग क्या हुआ। तो अ कभी भी अकेले आता है तो उसका मीनिंग होता है नो, नहीं। जैसे सुरक्षित, अ लगा दीजिए तो असुरक्षित हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ गए। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि ये दिश का मतलब दिशा, दिशा का मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन, और अ जो लगा है इसका मतलब नो या नॉट, ठीक है ना, बात समझे, इसका मतलब नहीं होता है। यहाँ स जो लगा है, स मतलब साथ में, विथ, और फिर दिस मतलब दिशा, दैट मीन्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ समझिए, नॉट हटा के हम विदाउट लिख दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, विदाउट। तो यहाँ आप ये समझे कि विदाउट डायरेक्शन होगा तो वो अदिश होगा, वो एकदम क्लियर फंडा है ना। और विथ डायरेक्शन होगा तो सदिश होगा, ये भी एकदम क्लियर फंडा है, ठीक है ना। तो अगर केवल डायरेक्शन के ग्राउंड पर सोचना हो तो आराम से हम लोग स्केलर और वेक्टर में आइसोलेशन कर सकते हैं, है ना, कि फलाना चीज़ अदिश होगा, स्केलर होगा या वेक्टर होगा। जैसे आप सोच लीजिए, बहुत सारा कुछ एग्जाम्पल है नेचर में, लेकिन कुछ जो कॉमन है जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे, जिससे कि आप क्लियरफाई हो जाए कि ये स्केलर हुआ, ये वेक्टर हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग चले थे फिजिकल क्वांटिटी से, टाइप्स देखे, उसके बाद हम डिस्कस किए, इसमें ये बात मैग्नीट्यूड को ला दी है। मैग्नीट्यूड स्केलर वेक्टर के डेफिनेशन में आएगा। हम अब थोड़ा सा इसको और माइग्रेट करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे हम कह दिए कि कोई लड़का है, वो गांधी मैदान की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है ना। कोई लड़का गांधी मैदान की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है,
एक चीज़। दूसरी बात कहें कि कोई लड़का 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, दोनों में क्या अंतर हुआ? अंतर समझ गए? तो पहला क्या, एक ही अंतर हुआ कि एक में आप उसके डायरेक्शन को इंडिकेट किए हुए हैं, टुवार्ड्स द गांधी मैदान। वन मैन रनिंग टुवार्ड्स द गांधी मैदान विथ 20 किलोमीटर पर सेकेंड। एक में आप केवल कहे हुए वन मैन इज रनिंग विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक में आप डिस्कस किए कि लड़का 20 मीटर पर सेकंड से गांधी मैदान की तरफ जा रहा है, दूसरे में डिस्कस किए कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि एक में आप डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं और एक में आप डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। तो जिसमें डायरेक्शन इंडिकेट करके बोल रहे हैं, वन मैन मूव्स टुवार्ड्स द गांधी मैदान विथ 20 किलोमीटर पर आवर या 20 मीटर पर सेकंड, वो विथ डायरेक्शन है। और जिसमें कहेगी वो गांधी मैदान की तरफ जा रहा है, वो विदाउट डायरेक्शन है, जो गांधी मैदान आप शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मतलब ये हुआ, जैसे हम मान लें कि हम कहें कि आपका घर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, तो आपका घर 200 किलोमीटर दूर है, इसमें कोई डायरेक्शन है नहीं, किधर है भाई, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, ये तो जानकारी नहीं दिया गया। तो डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग फिजिक्स में डिस्टेंस कहते हैं ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। आपका घर 200 किलोमीटर, आपका गांव 200 किलोमीटर, आपका शहर 200 किलोमीटर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन हम जब कहें कि आपका घर यहाँ से 200 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ है, टुवार्ड्स साउथ है, तो डायरेक्शन है। तो ये एक मीनिंग है जिसमें डायरेक्शन शो कर रहा है। जैसे आप लेंथ को ले लें, मास को ले लें, टाइम को ले लें, डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्शन के साथ है तो स्केलर, डायरेक्शन के बिना है तो स्केलर, और डायरेक्शन के साथ है तो वेक्टर। तो इसको और ब्रीफली समझने की आवश्यकता है। तो अब हम लोग स्केलर, वेक्टर और टेंसर तीनों पर अलग अलग चर्चा करते हैं। ठीक है ना? तो एक चीज़ और है कि कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको फिज़िक्स में अमूमन आपको याद रखना पड़ता है। जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो स्पीड अगर डायरेक्शन इंडिकेटेड, अगर आपका स्पीड है, डायरेक्शन इंडिकेटेड रहे तो वेलोसिटी बोलेंगे उसी स्पीड को, और डायरेक्शन इंडिकेटेड नहीं हो तब उसको स्पीड को आप स्पीड ही बोलेंगे। अगर इंडिकेटेड हो तो वेलोसिटी बोलेंगे। डायरेक्शन इंडिकेटेड दूरी हो तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डायरेक्शन इंडिकेटेड नहीं हो तो डिस्टेंस बोलेंगे। आप अपने लेंथ को कहते हैं 5 फीट 6 इंच या 5 फीट 8 इंच या 5 फीट के हैं, तो ये डायरेक्शन नहीं है, तो आपका लेंथ स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो ये सब स्केलर और वेक्टर के अपने पहचानने के तरीके हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी स्केलर और वेक्टर का क्या है। ठीक है ना? तो उससे जुड़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? तो जैसा कि हम बताए थे बंधु कि इसमें डायरेक्शन नहीं होते हैं, तो पहला ये चीज़ हुआ। ठीक है ना? इसका आइडेंटिटी ये हुआ कि इसमें मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि बिना मैग्नीट्यूड का सृष्टि का कोई भी चीज़, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये बिना डायरेक्शन का होगा, विदाउट डायरेक्शन, है ना? और तीसरा स्पेशल प्रॉपर्टी है कि, तो देखिए अब इसमें हम बता चुके हैं कि मैग्नीट्यूड होगा, बिना डायरेक्शन का होगा, है ना? और ये अलजेब्रिक रूल को फॉलो करेगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी जो है ये आपको स्केलर क्वांटिटी का आइडेंटिटी है ना? तो आप इससे पहचान सकते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो। जैसे हम कह दिए आप गांधी मैदान जा रहे हो, ठीक है ना? तो इसमें डायरेक्शन है। हम कहें आप जा रहे हो, कोई डायरेक्शन नहीं है। आपका गांव यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, कोई डायरेक्शन नहीं है। आपका लेंथ 5 फीट 6 इंच है, कोई डायरेक्शन नहीं है। 5 केजी आलू लेकर आ रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है।
है ना। तो ये सारे अपने वर्ड से ही क्लियर, अपने स्टेटमेंट से ही क्लियर हो जाएंगे कि डायरेक्शन है कि नहीं है। अब डेफिनेशन इसका जो बनेगा लिखने के लिए, जैसे बोर्ड में बच्चों को लिखा जाता है, ये तो क्वालिटीज़ इसके हो गए स्केलर क्वांटिटी का। डेफिनेशन इस प्रकार लिखिएगा, तो क्या कहिएगा, एक क्वांटिटी विच हैज़, जो रखता है क्या, मैग्नीट्यूड केवल रखता है, ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, बिना डायरेक्शन के, विदाउट एनी डायरेक्शन, एंड फॉलो द अलजेब्रिक रूल, इट इज़ नोन एज स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ, ये इसके क्वालिटीज हो गए, इसी को स्टेटमेंट में ला दिए डेफिनेशन। अब रह गया कि एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। तो अभी हम बोले मास जो है तो देखिए स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल, जैसे हम लिख दिए मास है, कोई आपको टेंशन नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है, आप कोई भी मास लाते हैं, लेंथ है आपका, लेंथ है, टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है, डेंसिटी है, प्रेशर है, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, करेंट है, सरफेस टेंशन है, फ्रीक्वेंसी है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है नहीं स्केलर क्वांटिटी का। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि अलजेब्रिक रूल क्या है। तो आपको बता दें, अलजेब्रिक रूल में जैसे आप मास को लीजिए 2 kg + 3 kg, क्या लिखेंगे 5 kg। अलजेब्रिक रूल मतलब सिंपल अलजबरा जो जानते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 6, नहीं तो मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सके, सब्सट्रैक्शन हो सके, यानी जोड़ घटाव गुना भाग जो भी इसमें आप लागू करें, प्लस माइनस गुना भाग, ये जो आप कहते हैं, तो ये जब ये अलाउ हो जिस तरह के रूल में, उसी रूल को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक रूल। तो स्केलर क्वांटिटी के साथ ये आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो स्केलर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड रहे, डायरेक्शन नहीं हो, अलजेब्रिक रूल को फॉलो करें, स्केलर क्वांटिटी। अगला पड़ा वेक्टर क्वांटिटी। देखिए तो दूसरा हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लिख दिए वेक्टर क्वांटिटी। हम इसका आपको हिंदी बता चुके हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, सदिश राशि, है ना। तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ लिखे हैं, ए क्वांटिटी कॉल्ड वेक्टर इन फॉलोइंग कंडीशंस, निम्नलिखित कंडीशन में हम लोग इसको वेक्टर कहेंगे, है ना। तो पहला जो कंडीशन लिए हैं वो स्केलर वाले डेफिनेशन से मिलता जुलता है। क्या लिखे, इट हैज़ डिफिनिट मैग्नीट्यूड विथ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अंतर क्या है, यहाँ मैग्नीट्यूड था लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं था, यहाँ मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन भी है। तो आप सोच रहे होंगे, ठीक है ना, कि इसमें अंतर क्या हुआ भाई। तो आप कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, चाहे आप किसी मास को ले लें, लेंथ को ले लें, डिस्टेंस ले लें, स्पीड ले लें, है ना। तो आप जैसे आप कहते हैं कि आपका घर, आपका गांव 200 किलोमीटर दूर है, तो वो स्केलर में इसलिए आया कि वो 200 किलोमीटर जो है वो मैग्नीट्यूड है ना, लेकिन उस 200 किलोमीटर का कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मेरा गांव 200 किलोमीटर दूर नॉर्थ के तरफ है, दैट मीन्स ये हुआ कि 200 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ के डायरेक्शन में, है ना। अच्छा, कितने लोग सोचते हैं भाई बहुत सारा क्वांटिटी है, सबका क्या होगा। तो बस ये चीज़ आप समझना है कि दुनिया में जितने फिजिकल क्वांटिटी है वो सबको आप मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, जितना आप नाम जानते हैं सब में ये कैरेक्टर को डालिए, अपने आप ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा कि स्केलर कौन है। हाँ, थोड़ा सा एक वेट और बदलते हैं हम, यहाँ लिखे थे कि अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है ना, लेकिन इसमें थोड़ा कंडीशन चेंज है ना। अलजेब्रिक रूल ये स्केलर क्वांटिटी फॉलो करता है, इसमें दूसरा जो कॉन्सेप्ट है
इट फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल। किसको फॉलो कर रहा है? वेक्टर एडिशन रूल को। अच्छा, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चे को कि वेक्टर एडिशन रूल क्या है भाई। तो इसका पहला कंडीशन मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। किस रूल को फॉलो करें? वेक्टर एडिशन रूल को। थोड़ा इसका लॉजिक आपको देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक वस्तु है और ये वस्तु 5 kg का है और ये ग्राउंड सरफेस पर रखा हुआ है। इस वस्तु पर इधर एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है 5 न्यूटन। इस फोर्स का नाम F1 दे दिए। और एक और फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम लोग F2 नाम दे देते हैं, F2। और इसको कह देते हैं 7 न्यूटन। और आपको बता दें कि ऐसे एरो दे देने का मतलब होता है वेक्टर है। अभी आपसे ये कहा जाए कि ये ब्लॉक किसके साथ जाने के लिए प्रिपेयर्ड है, 5 न्यूटन के साथ या 7 न्यूटन के साथ, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं 5 के साथ, नहीं 7 के साथ। ये 5 और 7 का जो रिजल्टेंट होगा, आर होगा, जो रिजल्ट होगा उसका, वो उसके साथ जाएगा। और ये रिजल्ट किसका है? ये F1 का और किसका? F2 का, है ना। और यहाँ जो कॉन्सेप्ट आगे इस पर डिस्कशन होगा जब एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़िएगा, ठीक है ना। तो उसमें वेक्टर एडिशन रूल पढ़ाते हैं हम लोग। 3 लॉ है उसका, है ना, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ। तो फिलहाल अभी ये बात करें, अभी तो केवल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि वेक्टर एडिशन रूल क्या है। तो यहाँ रिजल्टेंट का अगर वैल्यू लिखना हो तो F1 + F2, कोई कहे कि इसका मैग्नीट्यूड, देखिए हम ऐसे कर रहे हैं, यह मॉडुलस दे दिए तो ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है। आगे बृहद डिस्कशन होगा। फिलहाल अभी केवल ये माइंड में रखना है कि ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम हिंट आपको दे दे रहे हैं कि वेक्टर एडिशन रूल क्या है। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि ये बराबर होता है F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। और ये बताया कि ये जो रिजल्टेंट है ये डिपेंड्स ऑन एंगल। किस पर डिपेंड किया? एंगल पर। डिपेंड्स ऑन एंगल, डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, ये एंगल पर डिपेंड कर गया, है ना। तो वेक्टर एडिशन रूल और अलजेब्रिक रूल में ये डिफरेंस है। यहाँ एंगल से कोई मतलब नहीं था, लेकिन बट ऐसे आप सिचुएशन में जोड़ेंगे तो एंगल से मतलब है। इसलिए आप कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि केवल डायरेक्शन हो जाने से ही वो वेक्टर हो जाएगा। डायरेक्शन के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसको वेक्टर एडिशन रूल को ही फॉलो करना होगा। अच्छा, आप कितने यूट्यूब पर वीडियो आप देखते होंगे, तो बहुत सारे लोग हैं बहुत भ्रांतियाँ क्रिएट करते हैं। कुछ लोगों को पढ़ाने का स्टाइल या नॉलेज का अभाव कहिए, वो क्लियर नहीं कर पाते हैं ना, कि वो बता देते हैं कि केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो तो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्शन हो तो वेक्टर हो जाएगा। तो इतना कह देने से काम नहीं चलने वाला है, ये भी आपको जोड़ना होगा, ठीक है ना। 2 और रूल है जो कंडीशन है वेक्टर होने के लिए, उसको भी होना आवश्यक है, तो उसको भी हम बताते हैं। फिलहाल अभी आप याद रखेंगे कि वेक्टर उसी फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाएगा जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करे। तो 2 रूल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों को देखना है कि इसके तीसरा रूल क्या है। तो देखिए दोस्त, इसके बाद मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर एडिशन रूल के फॉलो करने के बाद आप यहाँ लिखिएगा इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। अब आप सोच रहे होंगे कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है, तो यहाँ हम बता दें कि ये लिखा जाता है कि A + B बराबर हो जाएगा B + A के। ऐसे ये फिजिक्स में और भी जगह आने वाला है। फिलहाल थोड़ा सा केवल इस डेफिनेशन का एक मेजर पार्ट है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप सोचिए A + B बराबर B + A। कहिएगा अलजेब्रिक रूल में तो 2 + 3 = 3 + 2 लिखना तो कोई गुनाह है नहीं, वो तो बड़ा इजी कर सकते हैं, लेकिन ये रूल में है। और ऊपर जो दिए हुए हैं ये एरो, फिर हम माइंड कर रहे हैं आपको
कि वो वेक्टर है ना, वो वेक्टर का सिंबल है। आगे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब फिलहाल इसको थोड़ा सा हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कैसे होता है। तो वेक्टर का ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आप देखिए यहाँ इसको हम a कह दिए है ना, और ये b कह दिए। तो वेक्टर का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, कि टेल और हेड। देखिए इसको हम लोग हेड बोलते हैं, इसको हम लोग टेल बोलते हैं। यहाँ देखिए तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन बना है, ए का हेड है और बी का क्या है, टेल है। तो ए हेड और टेल मिलता है तो वो पॉइंट का दोनों वेक्टर, ठीक है ना, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हमेशा हेड हेड और टेल टेल जिस वेक्टर के मिलते हैं उसी को वो रिजल्टेंट मानते हैं, ठीक है ना। आगे हम फिर डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ये इस दोनों वेक्टर का टेल टेल है, इस दोनों वेक्टर का हेड हेड है, इसलिए ये जो वेक्टर हुआ इसको हम लोग a प्लस बी कह सकते हैं, है ना। अब दूसरा दृष्टिकोण है, अगर मान लीजिए b को पैरेलली शिफ्ट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम b को पैरेलली शिफ्ट कर दिए, ये हमारा b हो गया, है ना। a को पैरेलल शिफ्ट कर दिए तो ये हमारा ये हो गया। अब अगर इधर से इसको हम लोग एडिशन करें तो यही वेक्टर b प्लस क्या होगा, a। तो सेम वेक्टर a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेम वेक्टर b प्लस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये बात सही है। इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। आते हैं फोर्थ पर, लिखे हैं इट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। कहिएगा ये क्या है, तो इसमें कहा जाता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएंगे a प्लस बी, और c को आप अलग कर लीजिए, ये ठीक है ना। तो ये बात आपको समझना होगा। अब यहाँ इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो आप कहिएगा, मान लेते हैं ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, a b c, ठीक है ना। और यहाँ से अगर इसको आप मिलाएंगे तो देखिए ये अपोजिट ऑर्डर में आ गया, ए बी, और इसको आप सी कहे हैं तो नो डाउट ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अभी ए और बी को आप जोड़ते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि ये ए हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ से इसको थोड़ा आगे करके लिख देते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और यहाँ अगर इसको मिलाएं हम तो ये आ जाएगा क्या, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब अगर इसको हमको ये लाइन हमको डिस्कस करनी है ना, तो थोड़ा सा आप देखिए ए अलग है, बी प्लस सी को एक साथ लिए तो ए अलग है, बी प्लस सी को एक साथ ले रहे हैं, ए अलग। सिचुएशन कैसा बना, ऐसा ये ए है, बी प्लस सी को एक साथ ले लिए, है ना। थोड़ा और नीचे कर देते हैं, बी प्लस सी एक साथ हो गया, है ना। अब इसको आप कहिएगा ये क्या है, तो आप देखिए इसको आप लिखें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा आप ले लीजिए, तो ए और बी एक साथ है, ए और बी एक साथ है और सी अकेले है, तो ए और बी ये ले लेते हैं, सी को अकेले कर देते हैं, ए और बी, ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है ना। और सी इधर हो गया, इधर से ये मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, है ना। तो आप यहाँ से क्या देखेंगे, ये आप क्या देखिएगा कि ए अलग है, बी प्लस सी एक साथ हो गया। ये यहाँ पर ये नज़र आया कि ए प्लस बी प्लस सी ऐसे करते हैं तो ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के, है ना। और यहाँ ए प्लस बी
और प्लस सी एक साथ करते हैं तो होता है ए प्लस बी प्लस सी। नहीं, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये जो है इसका RHS ए बी सी आ रहा है, और इसको भी जोड़ते हैं तो इसका भी RHS ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। इसका मतलब RHS इक्वल है तो LHS क्या हो जाएगा, इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके बराबर होगा। तो चलिए, इसको प्रूफ करने में हम डेफिनेशन से थोड़ा अलग हो गए थे, फिर एक बार हम आते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, आप उतना ही माइंड में रखेंगे। ये तो आपको विचारधारा है, इसको समझ में लेना था थोड़ा सा। तो आप केवल याद रखिएगा कि वैसा क्वांटिटी जिसको वेक्टर अगर कहना है तो ये 4 कंडीशन उसके साथ होना है। पहला, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो उसका। दूसरा, जो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करे। तीसरा, जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करे। और चौथा, जो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करे। तो आपको हम पहले भी बोलते हैं कि जब भी आप लेक्चर वीडियो को देखिए, है ना, तो आप कॉपी और कलम लेके रहें और इस बात को ज़रूर लिख लें। A physical quantity can be called a vector quantity if it has definite magnitude with a specified direction. दूसरा, it follow the vector addition rule, and तीसरा है कि it follow the associative law, और फोर्थ है it follow the commutative law, है ना। तो ये चारों लॉ जो है, इसको अगर वो फिजिकल क्वांटिटी अटेंड करता हो तो उसको वेक्टर बोलेंगे, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेन ये चारों लॉ आप याद रखिएगा। ठीक है ना। तो वेक्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, स्केलर भी कंप्लीट हो गया। अब बारी किसका है, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर का बहुत सारा आपके पास एग्जाम्पल है। आप ध्यान देंगे, जैसे कि आप एक एक करके लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, तो जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया। हम बताए थे कि अगर आप कोई बॉडी है डेफिनिट डायरेक्शन में डेफिनिट मैग्नीट्यूड से अगर वो जा रहा है तो उसको आप वेलोसिटी कहिएगा। अदरवाइज डायरेक्शन नहीं है तो उसको क्या बोल देते हैं, स्पीड। एक्सेलरेशन है, फोर्स है, लीनियर मोमेंटम है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, एरिया। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है वेक्टर का भी। ठीक है ना। तो इस वेक्टर को आप समझ गए, एग्जाम्पल समझ गए। अगला बारी है किसका, टेंसर का। तो आइए हम लोग अब टेंसर की शुरुआत करते हैं। छोटा सा डेफिनेशन है, मेन तो स्केलर एंड वेक्टर है, टेंसर तो सब्सिडरी है। जैसे आप खाना वाना खाते हैं तो पापड़ वगैरह का यूज़ करते हैं, तो एक तरह से वही समझेंगे, है ना, कि मेन पार्ट ये नहीं है। ये केवल ये स्केलर एंड वेक्टर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ तो दैट मीन्स उसको आप किस स्टेज में ले जाएंगे, किस श्रेणी में ले जाएंगे, इसी को ये डायग्नोसिस करता है ना। तो टेंसर पर थोड़ा फोकस कर दें। यहाँ लिखे हुए हैं टेंसर, देख सकते हैं। और इस टेंसर में हम बोल चुके हैं कि स्केलर और वेक्टर ये दोनों का ये सम्मिश्रण है ना। स्केलर के कैरेक्टर में कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर के कैरेक्टर में नहीं है। तो फाइनली आप कोई ना कोई कैरेक्टर में तो उसको जाना होगा। तो मिक्सअप के रेंज में ही हम लोग टेंसर को कहते हैं, है ना। ये आइसोट्रॉपिक बिहेवियर का होता है, आप कह सकते हैं आइसोट्रॉपिक बिहेवियर। और यहाँ हम ये बात लिख दे रहे हैं इत्मीनान से, आइसोट्रॉपिक बिहेवियर। और ये चीज़ आइसोट्रॉपिक बिहेवियर का मतलब ये होता है ना। यहाँ कह सकते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, है ना। ये बात आप समझेंगे, है ना। तो ये टेंसर है, मतलब ये हुआ कि टेंसर उसी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे आप वेक्टर में कहते थे कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड जितना भी हो उसके साथ उसका डायरेक्शन फिक्स होता है। हम कहेंगे यहाँ वेक्टर, यहाँ टेंसर में इस बात का जिक्र होगा कि मैग्नीट्यूड हो, चूँकि मैग्नीट्यूड स्केलर में भी है, वेक्टर में भी है, टेंसर में। लेकिन मैग्नीट्यूड का वैल्यू डायरेक्शन बदल देने से बदल जाता हो।
A physical quantity which has definite magnitude with definite direction, ठीक है ना, तो उसको आप वेक्टर बोल रहे थे। लेकिन कहिएगा if the value of magnitude of the physical quantity becomes change with changing its direction, then that physical quantity is called tensor। साफ लिखे हुए हैं कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी, देखिए यहाँ, जिसका डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड एक नहीं हो, अगर हम डायरेक्शन बदल रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तब इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसर। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदलने से बदल रहा हो, तो उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इसका संख्या बहुत कम है, मेन स्केलर है, वेक्टर है। अब कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे स्ट्रेस है ना। अब यहाँ ये माइका ले लीजिए या स्लेट ले लीजिए, अब इस पर स्ट्रेस निकालिएगा तो y के अलोंग कुछ और स्ट्रेस होगा, x के अलोंग कुछ और होगा, सिग्मा x नॉट इक्वल टू सिग्मा y। यहाँ आप ये समझिए स्ट्रेस का फॉर्मूला और फोर्स का फॉर्मूला दोनों लगभग मैच करता है, लेकिन इसमें ये सिचुएशन होता है कि स्ट्रेस जो स्लेट या माइका पर होता है y में x में, अब जब उसको तोड़ेंगे तो x में जितना आपको फोर्स बाई एरिया और y में लगेगा, ये दोनों वैल्यू डिफरेंट होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन में आप जाइएगा, इसमें पढ़ाया जाता है। अगर ये रॉड मान ले, एक रॉड है, अगर इसका कोई कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो जब Ix में लिखते हैं तो कुछ और वैल्यू होता है, Iy में लिखते हैं तो कुछ और, इसमें लिखते हैं ml²/12। यहाँ मास अगर m है, लेंथ इसका l है, तो Ix में वैल्यू आता है ml²/12 और Iy में वैल्यू होता है ml²/3। तो मतलब ये हो गया कि ये जो सिचुएशन है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। तो आपको ये समझना होगा, ठीक है ना, कि ये जो सिचुएशन है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जब हम डायरेक्शन बदल रहे हैं, ठीक है ना, x में जब रोटेशन हो रहा था उस समय, y में जब रोटेशन हो रहा था उस समय, तो ये सिचुएशन बदलने पर वैल्यू क्या हो रहा है, बदल रहा है, डायरेक्शन बदलने पर वैल्यू बदल रहा है, इसलिए ये टेंसर हुआ, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल यहाँ आपको, जैसे अभी एग्जाम्पल में आप लिख चुके हैं, स्ट्रेस है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ डेंसिटी भी आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एग्जाम्पल आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख सकते हैं, ये कैपेसिटर में यूज होता है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ETC, जो कि टेंसर में आते हैं। तो आई होप दैट कि आपको वेक्टर, स्केलर और टेंसर तीनों समझ में आया होगा, और बहुत बढ़िया से, बहुत डीपली इसको हम बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगला वीडियो जो लेक्चर वीडियो होगा, उसमें केवल ना हमको कोई स्केलर से मतलब है, ना कोई टेंसर से मतलब है, ओनली मतलब है उसका नाम है वेक्टर, है ना। तो हम लोग अब वेक्टर के डायग्नोसिस या वेक्टर के जो प्रोटोकॉल्स हैं, वेक्टर के जो क्वालिटीज़ हैं, वेक्टर के जो कैरेक्टर हैं, उसके जो यूजेज हैं, उसी को पढ़ना है। तो आगे जो भी डिस्कशन होगा, जो भी लेक्चर वीडियो आएंगे, वो केवल वेक्टर का। तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा कि वेक्टर को हम आपको समझा पाएँ कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, वेक्टर को दिखाते कैसे हैं, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर को घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं। तो ऑल अबाउट वेक्टर हम लोग स्टडी आगे करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।